नमस्ते जी, आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी गोदली बुक है उसका जो हम लोग गद्य खंड में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि को, जो विद्या ग्रुप में है बाबू। तो विद्या ग्रुप में एक निबंध है और इसके जो लेखक है वह है गुणाकर मूली। और इससे पहले आप लोग एक बात बता देना चाहते हैं कि आज हम लोग देखने वाले हैं वह कहानी परिचय को देखने वाले हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि में कौन कौन सा बात कहा गया है और कौन कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, उस टॉपिक को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले आप लोग बता दें, एक और बात बता देते हैं कि आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से वहां से बताइए, बाकी ज्यादा बातें नहीं करते और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए बाबू, हम लोग का टॉपिक बाबू कहानी परिचय। तो देखिए हुआ क्या, हम लोग जो चैप्टर है नागरी लिपि नु, तो नागरी लिपि के जो लेखक है वह है गुणाकर मूली। और गुणाकर मूली जो साहब है उन्होंने नागरी लिपि के बारे में कुछ विचार किए हैं, कुछ लिखे हैं। कौन कौन सा चीज लिखे हैं उन सभी मतलब की चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो हमारे नागरी लिपि है उनके बारे में क्या क्या महत्व दिया गया है उस महत्व को भी समझने की प्रयास करेंगे। तो तैयार है ना जी आप लोग। देखिए सबसे पहले आप लोग बता दें बाबू, जो हमारा नागरी लिपि है ना, नागरी लिपि एक इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है देवनागरी। क्या बाबू? देवनागरी। क्या था बाबू? देवनागरी लिपि। देखिए नागरी लिपि का एक और नाम है देवनागरी लिपि। और बाबू जो हम लोग हिंदी पढ़ते लो, संस्कृत पढ़ते लो, जो नेपाली भाषा होता है, मराठी भाषा होता है, गुजराती भाषा होता है, या जितना भी भाषा है ना बाबू, ये सभी के सभी हमारे देवनागरी लिपि के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। किस लिपि के अंतर्गत पढ़ते हैं जी? तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतना आप लोग क्लियर हो गया। आइए आगे आगे मतलब कि जो गुणाकर मूल्य है क्या कहा है, आइए देखते हैं। कहते हैं ये गुणाकर मूल्य जी कहते हैं कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नागरी या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि इनका कहना है कि जितने भी हमारे हिंदी भाषा हो गया और हिंदी भाषा का जितने भी बोली है भाई बाबू, वो सभी के सभी जो बोली है ना हमारे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में बाबू? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और फिर आगे इन्होंने क्या कहा है कि बाबू जो हम लोग को देवनागरी लिपि है ना, इस लिपि में हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा और नेवारी भाषा, ये जितने भी क्या है अलग अलग भाषा है। और ये सभी के सभी भाषा बाबू किस भाषा में किस लिपि में लिखा जाता है? तो सभी के सभी हमारे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। दूसरा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाली भाषा क्या थे, हाँ मराठी भाषा, नेवारी भाषा, ये सभी किस लिपि में लिखा जाता है बाबू? तो बाबू ये सभी के सभी जो लिपि है, सभी के सभी जो भाषा है सभी हमारे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं कि जो हमारे बाबू नागरी लिपि है नु, तो बहुत से वैज्ञानिकों ने मतलब कि सोचा, बहुत से लोगों ने विचारा, उसके साथ जो हमारे गुणाकर मूल्य साहब थे उन्होंने विचारा कि आखिर कारण कि जो हमारे नागरी लिपि है इसका शुरुआत कब से हुआ। देखिए कहा गया है कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत में मिलते हैं। यानी कि जो नागरी लिपि है इसका सबसे पहले लेख मतलब कि सबसे पहले कहाँ पर जो लिखा गया जो लेख था, कहाँ पर मिला था बाबू? तो दक्षिण भारत में मिला था। कहाँ पर मिला था बाबू? तो दक्षिण भारत में मिला था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ पर मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं जी? दक्षिण भारत में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर नागरी लिपि में वीर केरला से शब्द लिखा गया था। यानी कि 12वीं सदी के समय जो मतलब कि केरल के शासक थे, केरल के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था, तो अपने राज दरबार में अपने सिक्कों पर उन्होंने नागरी लिपि में वीर केरला से शब्द लिखवाया था। क्या लिखवाया था जी? वीर केरला से शब्द नागरी लिपि में लिखवाया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि 12वीं सदी में केरल के शासकों ने अपने शब्दों, अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में कौन सा शब्द लिखवाया था बाबू? तो आप हम लोग बताएंगे कि क्या बताए थे? तो वीर केरला से शब्द लिखवाया था। कोई दिक्कत नहीं है जी।
कोई दिक्कत होगा तो प्लीज बताइएगा लोग। इतना हो गया, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या होगा तो बताइएगा लोग। और आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो बाबू तो आप लोग हमें बताइएगा लोग, ताकि हम आप लोगों को मदद कर पाए और आप लोग को उस टॉपिक पर वीडियो बना करके आप लोगों को समझाने की प्रयास करिए। ठीक है जी। और वीडियो को जो लाइक नहीं करेंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजा आ रहा है तो क्लास को अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए आगे आगे क्या कहता है कि बादशाह अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता का आकृति और नागरी लिपि में राम सिया मतलब कि लिखवाया था। क्या हुआ था कि जो बादशाह अकबर राजा जो थे उन्होंने क्या किया था बाबू, तो अपने सिक्कों पर, अपने राज दरबार के जो सिक्का था उनके, अपने राज दरबार के सिक्कों पर उन्होंने क्या किया था, तो राम और सीता जी का आकृति बनवाए थे, फोटो बनवाए थे। क्या बनवाए थे जी, राम और सीता जी का आकृति यानी कि फोटो बनवाए थे। और फोटो बनवाने के साथ साथ क्या किया था बाबू, उसी सिक्का पर राम और सिया शब्द नागरी लिपि में लिखवाया था। राम सिया शब्द किस लिपि में लिखवाया था बाबू, तो नागरी लिपि में लिखवाया था। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि बादशाह अकबर ने अपने सिक्कों पर किसकी आकृति बनवाई थी बाबू, तो राम और सीता का। और राम और सीता का आकृति के साथ साथ उन्होंने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाए थे बाबू, तब आप लोग कहिएगा वहां पर कि क्या लिखवाए थे बाबू, तो राम सिया शब्द लिखवाए थे। राम सिया शब्द लिखवाए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा लोग। देखिए कहता है कि नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। क्या थी बाबू, नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। अब सर्वदेशिक लिपि कहने का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सर्वदेशिक मतलब होता है वैसी लिपि जो सभी देशों में हो, उसे हम लोग सर्वदेशी कहते हैं। सर्वदेशी कहने का मतलब क्या था बाबू, वैसी लिपि जो सभी देशों में हो, उस लिपि को हम लोग क्या कहेंगे जी, उस लिपि को हम लोग कहेंगे लोग सर्वदेशिक लिपि। और जो बाबू हम लोग के नागरी लिपि थी वह भी सर्वदेशिक लिपि थी, सभी देशों में थोड़ा बहुत पाया जाता था, थोड़ा बहुत इसका महत्व था। ठीक है जी। आप लोग से यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि नागरी लिपि कैसे लिपि थी बाबू, तो नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। क्या थी जी, सर्वदेशिक लिपि थी। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा लोग। ठीक है। अच्छा अब बात आता है कि हम लोग लिपि के बारे में इतना सारा चीज जान लिए, लेकिन आखिरकार नागरी लिपि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ उनको थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं लोग। तो थोड़ा सा कहानी के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। देखिए लिखा गया है नागरी लिपि का उत्पत्ति। देखिए नागरी लिपि के मतलब उत्पत्ति में वहाँ के मतलब कि एक मृत मतलब कि एक मरे हुए इंसान के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार क्या कहा गया था कि एक मृत के अनुसार गुजरात के ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, इसीलिए देवनागरी कहा जाता है। यानी कि एक मृत व्यक्ति ने बताया कि जो गुजरात के जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित लोग थे, उन्होंने क्या किया था बाबू, तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसीलिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। क्या पड़ा जी, देवनागरी पड़ा। फिर से हम आप लोग बताते हैं कि हुआ क्या इसकी उत्पत्ति में। सबसे पहले क्या कहा गया था, एक व्यक्ति थे, मृत व्यक्ति मतलब जो मर चुके थे, उन्होंने कहा था कि गुजरात के पंडितों के द्वारा देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, इसीलिए बाबू देवनागरी का नाम देवनागरी पड़ा था। क्या था बाबू, देवनागरी का नाम देवनागरी पड़ा था। उसके बाद कुछ और लोगों का कहना क्या है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि काशी देवों की नगरी है। काशी क्या बाबू, देवों की नगरी है, और काशी में प्रयोग होने वाला लिपि देवनागरी लिपि कहलाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो हमारा काशी है काशी, वह देवों की नगरी, देव का मतलब कि भगवानों की नगरी है, देवों की नगरी है। देव मतलब होता है भगवान। ठीक है। अच्छा वो इसीलिए, और काशी में जिस लिपि का प्रयोग होता है उस लिपि को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो देवनागरी लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे जी, देवनागरी लिपि कहा जाता है।
एक बात आप लोग बाबू यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे लोग, यहाँ पर दोनों चीजों को आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। पहला चीज क्या होगा, ये वाला, दूसरा का टॉपिक ये वाला। यहाँ से क्या होगा बाबू, आप लोगों को यहाँ से 2 अंकीय प्रश्न पूछा जाएगा। कि कितना अंक बाबू, 2 अंकीय प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2 अंक के साथ साथ 2 अंकीय प्रश्न ना पूछ करके यहाँ से दीर्घ उत्तर यानी कि 5 अंक भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आप लोग इस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा लोग, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि लिखा गया है कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था बाबू, विक्रमादित्य जो हमारे पाटलिपुत्र का एक राजा थे। क्या था बाबू, जो विक्रमादित्य थे वह क्या थे, तो पाटलिपुत्र के एक शासक थे, एक राजा थे, जिसका व्यक्तिगत नाम क्या था बाबू, तो उसका व्यक्तिगत नाम था देव। क्या था वो, व्यक्तिगत नाम था देव। यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था। क्या था जी, देव था। इतना हो गया। आगे कहता है कि हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। हिंदी के आदि कवि किसे कहा गया बाबू, तो हिंदी के आदि कवि जो कहा गया है सरहपाद को कहा गया है। किसे कहा गया जी, सरहपाद को कहा गया है। हिंदी के आदि कवि किसे कहा है, सरहपाद को कहा गया है। और जो सरहपाद है बाबू, वह दोहा कोश की रचना की। किसकी रचना की बाबू, उन्होंने दोहा कोश की रचना किया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम लोग को कि हिंदी के आदि कवि कौन बाबू, सरहपाद है। कौन बाबू, सरहपाद है। अच्छा, सरहपाद ने किसकी रचना की है, तो दोहा कोश की रचना की है। या दोहा कोश की रचना किसने किया है बाबू, तब भी आप लोग बताइएगा लोग कि सरहपाद ने किया है। क्वेश्चन सेम, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं बहुत मास्टर माइंड होता है, और एक ही क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछता है, ताकि जो बाबू जो बच्चे लोग होते हैं लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज होने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन को गलती कर दे। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन गलती करने का चांस इतना भी नहीं होता, इतना सा भी क्वेश्चन को गलत करने का चांस नहीं होता, समझ लीजिए, ठीक है नू। अच्छा, आइए आगे। आगे क्या कहते बाबू, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलागोला स्थान जैन धर्मों के तीर्थ स्थल है। क्या बाबू, जो कर्नाटक प्रदेश है, जो कर्नाटक राज्य है, वहां पर एक स्थान है श्रवण बेलागोला। क्या बाबू, जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलागोला स्थान। के बाबू, श्रवण बेलागोला स्थान, जो कि क्या है, तो जैन धर्म के लोगों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। जिस तरह से होता है ना कि हम लोगों को तीर्थ स्थल क्या होता है, तो हम लोग तीर्थ कहने का मतलब होता है जहां पर लोग अपने मन की शांति के लिए घूमने के लिए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं तीर्थ स्थल। जैसे कि आप लोग जानते हैं लोग कि बड़े बड़े लोग, मतलब कि जो बड़ा बड़ा मंदिर होता है, मंदिर में लोग क्या करते हैं लोग, तो घूमने के लिए जाते हैं लोग, तो उसी कारण बोलते हैं लोग तीर्थ। तीर्थ मतलब है घूमने वाला जगह, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, जो कर्नाटक राज्य है ना, वहां पर एक जगह है श्रवण बेलागोला स्थान, जो किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बाबू, तो वह हमारे जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे तीर्थ स्थल है, यानी कि घूमने वाला जगह है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक प्रदेश का कौन सा स्थान जैन धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है, तो श्रवण बेलागोला स्थान। या यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलागोला स्थान किसके लिए महत्वपूर्ण है बाबू, तो जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो था बाबू हमारे नागरी लिपि का पूरा फुल स्टोरी था, पूरा फुल कहानी था, जो गुणाकर मूल्य के द्वारा इस पाठ में कहा गया है, हमारे 10th के पाठ की, मतलब 10th के अनुसार। और जो भी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देख लिए। तो अगर बाबू आप लोग को इसमें मजा आया हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग हमें बहुत से बताइएगा लो, और इस सेशन को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा लो, ताकि जो वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लो। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय।